नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज बात होनी है कि जातीय जनगणना की जो आवाजें उठ रही हैं और जो मुलाकात तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ की है, उन्हें जगाया है कि कहीं आप सरकार भूल तो नहीं गए। प्रधानमंत्री से हम लोगों ने मुलाकात की थी, हुआ क्या? केंद्र ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। उसके बाद उपचुनाव में लोग इस बात को थोड़ा छोड़ते नजर आए, लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र में यह बात फिर से उठ पड़ी है। तेजस्वी पहुंच गए नीतीश कुमार के पास, उन्होंने बातचीत की। इन सवालों पर विशेष फोकस करना, पॉलिटिकल पार्टीज की राय जानना उतना ही जरूरी है जितना जानना यह भी जरूरी है। जब आज फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए हमारी लोगों से बातचीत हो रही थी तो कई तरह के ओपिनियन आ रहे थे, लोगों के अपने अपने मंतव्य थे। सवाल था कि जातीय जनगणना से क्या मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा। कुछ सवाल जो उनके थे हम स्क्रीन पर छोड़ने जा रहे हैं कि क्या मिलना है। क्या रोजगार मिलेगा जातीय जनगणना से? क्या रोजगार मिल जाएगा? आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी जातीय जनगणना से? आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी? जातीय जनगणना करा लेने से क्या नई कंपनियां आ जाएंगी? सवाल है कि जातीय जनगणना से आईटी हब क्या बिहार बन जाएगा? जातीय जनगणना से क्या होगा? सवाल यही है। बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी? कटाव से मुक्ति मिल जाएगी? पलायन से मुक्ति मिल जाएगी? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी? ये कुछ सवाल हैं। जातीय जनगणना से क्या मिलेगा, यही हम जानना चाह रहे हैं। और हमसे ज्यादा वो लोग जानना चाह रहे हैं जो आज जिनका ओपिनियन हम लोगों ने लिया, और वो लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर गरीबी कैसे मिटेगी? अगर जातीय जनगणना करा लेने से गरीबी मिट जाती है, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी सफल हो जाएगी क्या जातीय जनगणना करा ले? किस जाति के लोग कितना पी रहे हैं यह पता लग जाएगा। तो यह सवाल है, यह पब्लिक यानी आम जनता का सवाल है। यह सवाल उनका नहीं है जिनके नफे और नुकसान की बात वो समझ रहे हैं। कितना नफा है, क्या नुकसान है, इससे अलग हटकर बिहार की जो जनता है वो अपनी रोजी और रोटी में मस्त है। कहां से पैसा आएगा, कहां से परिवार चलेगा, कहां से बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, कैसे फीस देंगे, कैसे गैस सिलेंडर आएगा, कैसे सब्जियां खरीदेंगे, थाली में क्या होगा? सवाल यह है, जातीय जनगणना से क्या थाली में पनपते हुए इन सवालों का जवाब मिल जाएगा? क्या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की जहां तक बात हो रही है तो सवाल यहां यह भी है कि अगर जातीय जनगणना कराने से पेट्रोल की कीमतें घट जाती हैं, करा लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन यह सब कुछ नहीं होने वाला। तो यह सब धड़ाधड़ सवाल पूछने से पहले, और राजेश राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। स्वागत है राजेश जी आपका। विवेकानंद जी प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध मेहता जी प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है। और श्री राज गुड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे तरफ से, हमारे ही फ्रीक्वेंसी वाले पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक साथ हम सबसे बात करेंगे और जानना जरूरी है कि जातीय जनगणना से होगा क्या, इसका क्या फायदा नुकसान होगा। क्योंकि हम छोटी जो बातें हैं उसे अनसुना नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी यह है कि हम जान पाएं कि क्या कहना है। कांग्रेस से भी जानेंगे, सुबोध मेहता जी हमें बताएंगे क्या फायदा नुकसान होगा, और इन दोनों के सवालों को शायद बता पाएं, आंसर दे पाएं बीजेपी के प्रवक्ता विवेकानंद जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबोध मेहता जी बताइए, क्या फायदा क्या नुकसान, जातीय जनगणना से क्या मिलेगा? देखिए, संविधान के निर्माताओं ने दो पहलू अंकित किया था संविधान में, और जो कि सर्वोपरि है। पहला ये कि सामाजिक क्रांति, और दूसरा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण लगातार जो है आजादी के बाद हो रहा है। और ये जो कास्ट सेंसस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 1931 में भी कास्ट सेंसस हुआ और 1941 में हुआ, लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया। जहां तक कास्ट सेंसस की बात है कि जिस तरीके का प्रजातांत्रिकरण संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि एक नवीन भारत का हम कल्पना कर रहे हैं और एक ऐसा भारत बनाएंगे हम जहां पे गरीबी, बेरोजगारी और जितने तमाम चीजें हैं जो आपने गिनाई है, उन चीजों से हटकर एक नया भारत बनेगा। लेकिन बाद में भी ये देखा गया कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है। इसी कारण से माननीय लालू प्रसाद यादव जी 2010 में यूपीए के सरकार जब थी मनमोहन सिंह की,
तो डेलीगेशन ले जाकर एक जो है सोच समझकर जो है एक बात मानिए उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास रखी और 2011 का जो कास्ट सेंसस था उसमें जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को सम्मिलित किया गया और 2015 में जो है उस वक्त के मंत्री अरुण जेटली जी ने पहला बार इसका रिवील किया और बोला कि ये पब्लिक हो सकता है, पर उसमें एरर आ गई, ऑब्जेक्शन आ गई, इसी कारण से पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2016 में बोला गया कि एरर खत्म हो गई है और रजिस्ट्रार जनरल, नन अदर देन रजिस्ट्रार जनरल ने बोला कि जो है आप सेंसस इसका रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आज तक वो रिलीज नहीं हुआ। इसी कारण बस लगातार बिहार विधानसभा ने एक नहीं दो बार जो है यूनानिमस जो है डिसीजन लेकर इसको जो है पारित किया कि आपको है पूरे भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब ये मजमून इतना मजबूत और इतना ही पुख्ता है तो सुबोध जी सवाल है, तो फिर केंद्र के पास प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, फिर केंद्र की तरफ से ये आवाजें क्यों आई कि नहीं ये सब बेकार की बातें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो समझा पाने में विफल रहे या फिर इसका कोई टेक्निकली मतलब है जो कहीं ना कहीं कोई पेंच फंसा हुआ है? आपको क्या समझ में आ रहा है? आप समझा नहीं पाए या केंद्र समझ नहीं पाए या फिर केंद्र ने जो कहा कि भाई नहीं कराएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 के सेंसस में इसे सम्मिलित किया गया और हुआ भी, लेकिन रिवील नहीं किया गया। इसका मतलब ये तो हम मानेंगे कि भाई इसकी आवश्यकता है और ये सरकार भी जान रही है, रजिस्ट्रार जनरल भी कह रहे हैं कि भाई इसको रिलीज कर देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है नहीं कर रही है रिलीज। लेकिन इसके 2021 का जो जनगणना होना है उसके लिए लगातार बिहार विधानसभा ने पास कर सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसके बावजूद भी जो है आश्वासन दिया गया ठीक है हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद ये सदन में बताया गया, लिखित जो है उत्तर दिया गया कि हम नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संविधान के निर्माता हैं, जो नवीन भारत की कल्पना जो कर रहे थे कि ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे जो है सबसे पिछले पैदान में जो लोग खड़े हैं वो जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ जाए, तो मुझे लगता है सुबोध जी ये तो तय है ना कि डबल इंजन में एक इंजन आपके साथ है इस मुद्दे को लेकर, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सुबोध मेहता जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि डबल इंजन में डबल सिंगल भी नहीं मिला हो आपके साथ? किया है, इस कारण बस मुझे लगता है कि जो है भारत की सरकार ये कराना नहीं चाहती है और जो कराई हुई है उसको रिवील नहीं करना चाहती। चलिए, राजेश राठौर है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेश जी, ये इस मुद्दे पर पूरा सब लोग एक लगते हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से जो आवाजें आ रही हैं उस पर भी कई सवाल हैं और हमारी तरफ से भी जो सवाल है वो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। क्या मिलेगा, कैसे होगा, क्या फायदा होगा, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल फायदा बनकर रह जाएगा? विवेक जी, बड़ा गंभीर मामला है और उस पर बहस हो रही है और अच्छा लगता है कि सब आदमी हम एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। यह पहला मामला है बिहार में जिसमें पक्ष और विपक्ष, तब भी का पक्ष और विपक्ष और अब का भी पक्ष और विपक्ष ये चाहता है कि जातीय जनगणना हो और सब साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। केंद्र से महीनों बाद आता है कि नहीं, केंद्र नहीं चाहती, बावजूद बिहार में पक्ष और विपक्ष हम दोनों बात फिर कह रहे हैं, वो चाहते हैं जातीय जनगणना हो। इसके फायदे और नुकसान पे हम चर्चा करने आए हैं। आपने ठीक कहा है कि क्या जातीय जनगणना से रोजगार मिलेगा, उद्योग मिलेगा, नौकरियां मिल जाएगी, फैक्ट्री बन जाएगा, किसानों का लाभ होगा, मजदूरों का पलायन रुक जाएगा? तो ऐसा होगा या नहीं होगा? एक बात तो स्पष्ट होगा कि जातीय जनगणना के बाद अगर सभी बिहार के सियासी दल, यहां तक कि भाजपा भी अगर इसमें समर्थन कर रही है, तो सभी राजनीतिक दल अगर बड़ा बहस सदन में चले तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्लान जरूर होगा कि इससे लाभ होगा। कम से कम इतनी तो पता चले लोगों को कि किसकी भागीदारी कितनी है और हिस्सेदारी कितनी है। लेकिन इससे जातीय जनगणना से उद्योग हो जाएगा, आईटी हब लग जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातीय जनगणना की बात करती है, बिहार से कई लोग उनके केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के देश में सरकार है, तो वही दिल्ली जाके उनका सुर क्यों बदल जाता है? भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड पे क्यों नहीं रखी? शुरू हुआ आपके लिए, मैंने पहले कहा था कि आज बहुत सारा जवाब देना होगा।
अब विवेक, देखिए, हाँ, हाँ, ठीक है, राजेश जी बोल लीजिए, बोल लीजिए, एक सेकंड राजेश जी और। को बोलने दीजिए, एक डबल इंजन की बात करते थे कि बिहार का विकास होगा, कितना विकास होगा। वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट बता दिया कि बिहार 72-15 साल में हो गया है। तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, दो मुंहे सांप की सरकार है यहाँ। जो भाजपा यहाँ कुछ बोलती है, दिल्ली में कुछ और बोलती है। आखिर भाजपा को या भाजपा की सरकार को जातीय जनगणना नहीं करानी है तो बिहार के नेता खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए, हिम्मत विवेकानंद करके जी, क्यों नहीं बोलते ठीक है। कि बिहार में नहीं जवाब कराया दीजिए, तो बिहार में जवाब करना दीजिए। चाहिए और दिल्ली में कहते हैं नहीं। ठीक है। देखिए विवेक जी, हमारे मित्र प्रवक्ता अभी बोले हैं, जातीय जनगणना से न गरीबी मिटेगी, न रोजगार मिलेगा, न उद्योग लगेगा। हाँ, तब ये लोग बेचैन कहे हैं। जाति और समुदाय पर जो आज तक ये लोग राजनीति करते आ रहे हैं, इनका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ जाएगा। इससे पहले कर्नाटक और उड़ीसा में इसका राज्य सरकार प्रयोग किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो एक नेशनल रजिस्टर तैयार हो, सर्वदल बैठे और एक नेशनल रजिस्टर तैयार हो जिसमें सब चीज़ अंकित हो। शिक्षा का प्रतिशत क्या है, किस जाति से आता है, कितने उद्योग लगे, कितने नौकरी में है, कितने खेती में है, ताकि उस दिशा में सरकार काम कर सके। जाति जनगणना से किसी समाज का उत्थान हो जाएगा, ऐसा मुझे लेकिन आपके ऊपर तो विवेकानंद जी आरोप ये लेकिन लग रहे इतना हैं कि तो भाई जरूर आप होगा जो बिहार में रहते हैं तो कुछ और कहते हैं, केंद्र तक जाते जाते बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा स्टैंड साफ है। जातीय जनगणना के दिशा में आज भी मुख्यमंत्री जी जवाब दिए हमारे नेता प्रतिपक्ष को, जो मैं इस राज्य सरकार इस दिशा में काम करेगी, इतना है। लेकिन ये लोग इतना बेचैन क्यों हैं? इससे पूर्व कर्नाटक और उड़ीसा में प्रयोग किया सरकार। तो क्या आपका ये मानना है कि कांग्रेस बेचैन है, आरजेडी बेचैन है, जेडीयू बेचैन नहीं है? मैं किसी दल का नाम नहीं ले, मैं दल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। अब जो लोग गए, जो प्रतिनिधिमंडल गया था, कहूंगा, प्रधानमंत्री से जिसने मुलाकात की थी, तो अगर हड़बड़ी की बात करेंगे तो सबकी इतना- हड़बड़ाहट थी, सब लोग विवेक जी जल्दबाजी में थे। विवेक जी इतना जरूर कहूंगा, मैं ये नहीं नाम किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं। काहे नाम लेके मैं किसी का टेंशन बढ़ाऊंगा या मैं अपना बीपी बढ़ाऊंगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतना जरूर कहूंगा। बड़ा आज तक अच्छी बात चल रही है ना, क्या कहाँ जो आज तक प्रेशर बढ़ रहा है? आज तक जो जाति और समुदाय पर अपना राजनीतिक केंद्र बिंदु माना जिस आदमी को, उसको चिंता है। जो मैं जात और राजेश जी आप काउंटर कर सकते हैं। राजेश जी तुष्टीकरण के राजनीति करके जो आज वोट की राजनीति किए हैं, वो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। जातीय जनगणना चाहती है कि नहीं चाहती? एक लाइन कि बिहार भाजपा जातीय जनगणना चाहती है कि नहीं चाहती है? अगर चाहती है तो प्रधानमंत्री से बात क्यों नहीं करती है? या दो की तरह क्यों रहती है? अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं, सरकार चाहती है, विपक्ष चाहती है, चाहता कौन नहीं है? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे राजेश वो जातीय जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ है? राजेश जी नीतीश जी के साथ है या बताइए विवेकानंद जी बताइए, यस और नो? राजेश जी, विवेकानंद जी, ये दूसरा सवाल है, यस या नो वाला जवाब दे दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दीजिए, बाद में लाएंगे लॉन्ग आंसर वाला। विवेक, बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी का निर्णय जनगणना भाजपा चाह रही है, जेडीयू चाह रही है, विपक्ष चाह रही है, तो रोक कौन रखा है? क्या प्रधानमंत्री रोक रखे हैं या बिहार भाजपा रोक रखा है? सीधा सवाल है कि जातीय जनगणना से सामाजिक स्तर नहीं बढ़ने वाला है, कि जातीय बेरोजगारी दूर होने वाला नहीं है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है, रोजगार नहीं लगने वाला है। जहाँ जो लोग आज तक तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं, जाति का राजनीति किए हैं, उनको वोट प्रतिशत क्या? विवेकानंद जी घुमाइए मत, राजेश राठौर जो पूछ रहे हैं सीधा जवाब दे दीजिए। मत घुमाइए विवेकानंद जी, मत घुमाइए। भारतीय जनता पार्टी का ये चिंता है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये चिंता है जो यस या नो, हाँ या ना? गरीबी कैसे दूर हो, गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, बिहार में उद्योग कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने जात के आधार पर राजनीति किया है ना। ठीक है सुबोध मेहता, एक मिनट रुकिए। सुबोध मेहता ठीक है, विवेकानंद जी रुकिए अभी, विवेकानंद जी रुकिए, बोल मत घुमाइए, बोल मत घुमाइए, हाँ या ना में उत्तर देंगे, आपसे लेना है। एक मिनट रुकिए सुबोध मेहता।
देखिए और ये भारतीय जो जन- आर्गुमेंट दे रहे हैं बीजेपी के जो हमारे मित्र, ये बिहार विधानसभा की गरिमा को गिरा रहे हैं। नहीं बिहार विधानसभा ने बहुत सोच समझकर इसको 2-2 बार पारित की, इससे गरीबी भी हटेगी, बेरोजगारी भी हटेगी, और कैसे हटेगी मेरे मैं मित्र आपको थोड़ा बताता हूं। समझा दे जो कैसे गरीबी हटेगी जाति हाँ, मैं जनगणना बता से रहा और हूं। बेरोजगारी, मैं- थोड़ा मुझको मैं समझा आपको दिया बता रहा जाए। हूं आप कैसे घटेगी। मुझे मैं बता रहा कन्विंस हूं करें कैसे थोड़ा, आप घटेगी। कैसे देखिए, गरीबी अब हटेगी। बोलने दीजिएगा तब तो जातीय रुक जाइए जनगणना ना। से कैसे गरीबी हटेगी, ठीक है, कैसे आप चुप हो जाइए, बेरोजगारी समझा तो दूर रहे होगा, हैं। कैसे रोजगार सुबोध जी, मिलेगा, जरा समझाइए। कैसे उद्योग लगेगा, थोड़ा हमको समझा दीजिए। अरे भाई रुक जाइए, इसको समझा दीजिए थोड़ा। विवेकानंद जी रुक जाइए, समझा रहे हैं, रुक जाइए। प्रसाद जी ने कहा हमारे कि 190 आरजेडी के सीट है, मित्र बता रहे हैं और गरीबी दूर आज होगी। हमारा अरे रुक जाइए भाई, समझाइए तो रहे सुबोध मेहता। पे नहीं रुक जाइए। चलेगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो है 10% कौन है और 90% जो रास्ते पे खड़े हैं, डिसीजन मेकिंग में नहीं है, जो गरीब है, लाचार है, बेरोजगार हैं, ये 90% कौन है। जब हम बीमारी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब हम देखेंगे कि कौन लोग हाशिए पे खड़े हैं, तो जो वेलफेयर स्ट्रक्चर है भारत का, जो संविधान के निर्माताओं ने जो अंकित किया हुआ है, वो जो पॉलिसी है, हम सही तरीके से उनके तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, और जो गरीबी हटाने की जो तीव्रता है उसमें हम भारी वृद्धि कर सकते हैं। तो इस कारण से गरीबी भी हटेगी। हमारे अगर हमारी बीमारी पकड़ी जाएगी जातीय जनगणना के आधार पर कि कौन लोग हैं जो हाशिए पे हैं, तो बट नेचुरल है कि जितने भी जो वेलफेयर प्रोग्राम पॉलिसी चल रहे हैं वो डायरेक्टेड होंगे उनके तरफ, और तीव्रता से जो है डिसीजन मेकिंग लेकिन सुबोध जी, मुझे इन बातों पर एक सवाल आपसे करना है। अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है, सुबोध जी एक मिनट रुकिए, अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है उस पर क्या हुआ? समाज को अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है उस पर क्या हुआ? ठीक है, जातीय जनगणना से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हो जाने के बाद क्या होगा ये अलग बात है। अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है बिहार का, उसमें क्या हुआ, क्या फायदा मिला? किस जात में गरीब नहीं है, किस जात में बेरोजगार नहीं है, किस जात में आर्थिक तंगी नहीं है, किस जात में पलायन नहीं है, किस जात में दुख दर्द नहीं है, सभी में है ना भाई। तो जो अनुमानित आंकड़ा उसके लिए क्या हुआ? डर तो उससे लगता है। ये तो कराना अब दूध का जला तो छाछ भी फूंक के पिएगा। इसमें इतना है और कौन सबसे पिछड़ा है, ये तो खुद ही आप कह रहे हैं कि सभी में है, तो आप सभी का तो हम कराने की मांग कर रहे हैं, हम किसी एक का थोड़ी कर रहे हैं। पूरे जातीय जनगणना 10% और 90% की बात की है। ये सब बोल के ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं। समाज में समरस समाज की स्थापना नहीं करना चाहते। ये जातीय उन्माद, जाति जनगणना करा के ये जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। हाँ, सरकार इस दिशा में, क्या था तो किस आधार पर सरकार किया दिशा था? में काम जातीय करे। उन्माद फैलाने के लिए। एक बार आपका पार्टी बिहार विधानसभा में सर्वदलीय मीटिंग में जो है प्रधानमंत्री के साथ गया, पूरे बिहार का जो विधानसभा है एक साथ एक आवाज में गया, उसके बाद आप कह रहे हैं ये दंगा फैलाने के लिए कराया जा रहा है। हमारे तो सोच और समझ में आश्चर्य लगता है। बिहार विधानसभा की गरिमा को इतना तो मत गिराइए टेलीविजन चैनल पे। समझ के उन्होंने जो है विवेकानंद जी, आपसे सवाल जो है ना वो आरजेडी और कांग्रेस का एक ही है। आप इसके पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है? सरकार राजेश राठौर ने पूछा ना भाई आपसे सवाल, आप पक्ष में है कि नहीं है, क्लियर कीजिए ना। काम कर रही। विवेकानंद जी क्लियर कीजिए, उसके बाद हम जाएंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार के पास। भ्रष्टाचार सबको हटाएंगे। एक मिनट सुबोध जी, विवेकानंद जी क्लियर कीजिए, इसके पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है? मैं आपको तो बोल दिया जो सर्वदलीय। सुनिए थोड़ा, विवेक जी सुनिए मेरी बात। बिहार पर के सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से मिले, और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है वही उसके साथ हूं मैं मतलब नहीं और मतलब हो गया ना। नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है, नहीं है ये फाइनल हो गया। के साथ नहीं है, जातीय जनगणना के साथ नहीं है। बिहार भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है, तो वहाँ साफ है। के अंदर बिहार विधानसभा मुख्यमंत्री जी को जो है बिहार का अपना जनगणना कराना चाहिए, ताकि हाशिए पे आप कैसे बुझ रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना के खिलाफ है? वो तो राज्य सरकार को करना है। ये राज्य सरकार, आप इस बात को कैसे प्रधानमंत्री का ये केंद्र सरकार मना करती है, मैं इनके खिलाफ हूँ। राज्य सरकार निर्णय ले, और राज्य सरकार जो निर्णय लेगा। श्रीराज गुड़ी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्रीराज गुड़ी। कई स्टेट को आपने देखा इससे उलझते हुए, थकते हुए, हारते हुए, घुटने के बल खड़े होते हुए। बिहार में ऐसी हवा चल पड़ी है। हम ये जाने बीजेपी से कि आप हैं पक्ष में कि नहीं है, तो उत्तर मिलता है कैसे जलेबी की तरह वो आप देख पा रहे हैं। तो इस जलेबी वाले उत्तर के अलावा क्या हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? इस पूरी डिबेट को किस दिशा में लेकर जा सकते हैं?
तक जिस जिस राज्यों का जो उल्लेख जो इस डिबेट में हो रहा है, जहां पर कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, केरल हो, लेकिन इन सब राज्यों ने अपने हिसाब से, मतलब वहां की राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से इन जो जातीय जनगणना हो, क्या तो कुछ लोगों ने इनको कहा गया कि सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक स्थिति है उसको अध्ययन करने के लिए, लेकिन बाय एंड लार्ज हेडलाइन जो भी हो, इसका जो स्टिकर जो भी लगाया हो, लेकिन वो तो जातीय जनगणना ही वहां तक कराया गया है, अभी तक कराया गया है। लेकिन इस जातीय जनगणना को, आंकड़े को जो आप SCCC का जो अभी जो हो रहा है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 की जो बात हो रही है यहाँ पर, इसको जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले भी जो भी सरकारें हैं वो भी नहीं किए हैं। तो अभी भी किसी राज्य का क्लियर पिक्चर जो है वो सामने नहीं है, ऑफिशियली सामने नहीं है। इधर उधर का जो भी कुछ ना कुछ आंकड़े अवेलेबल है, लेकिन उस आंकड़े मिलने के बाद भी वहां पे क्या हुआ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र की स्थिति में वहां पर 490 के आसपास जो कास्ट जो है वो गवर्नमेंट की डेटा में तो लिस्टेड है जी। लेकिन 2011 की जो सर्वे वहां पे जो सेंसस किया गया था, तो कास्ट सेंसस, उसके हिसाब से वहां पर हो गया 4,20,600, उसके आसपास इनका जो कास्ट जो है वहां पे बढ़ गए। तो उनके हिसाब से क्या हो गया, उसके एक इंटरेस्टिंग बात एक है कि वहां के महाराष्ट्र के 11% लोगों ने ये कहा कि इनका कोई जाति नहीं है, कोई जात नहीं है इनका। तो 11% लोगों ने कहा है, और उसमें कि 80% के ऊपर जो जात जो है, जो अभी जो मैं जो 4 लाख की जो बोल रहा हूँ, उसमें 100 के भी नीचे लोग हैं। उस एक प्रति जाति में सिर्फ 100 से भी कम है लोग, तो वो भी अपने आप में एक जात को अब समझ के डिक्लेयर करते हैं। अब आप देख लीजिए कि ओबीसी के आंकड़े तो पूरे देश में हर राज्य में अवेलेबल है। उसमें जो केंद्र के जो लिस्टेड में होते हैं कि 2000 के आसपास, जैसे कि राज्यों के अगर आंकड़े मिला है तो 3000 के आसपास। तो आप बताइए कि अगर इतना अवेलेबल होने के बाद भी हम कर क्या रहे हैं इनके साथ। तो चैलेंज सबको है कि अगर गिनना, अगर इसको जो सेंसस करना, उसके बाद में जो पॉपुलेशन डिसाइड करना, वो बात अलग है। हाँ ठीक है, जहां तक अभी जो बात जो हो रही है पॉलिसी डिसीजन में, और पॉलिसी डिसीजन के अगर एक स्टेप हम आगे जाएंगे, इसको बोलेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्लानिंग। अगर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग के लिए वो हमें पूरा आंकड़े को रख करके अगर हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कितना हो पाया है, अगर अभी जो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन सवाल जायज है भाई, सवाल जायज है। जातीय जनगणना से क्या मिलेगा, सवाल जायज है। सभी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सुबोध मेहता ने कहा कि इसके अगर फायदे हैं तो उससे भी देखना होगा, क्योंकि उनका एंगल कुछ और है। कांग्रेस अगर यह कहती है तो उसका एंगल भी बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस ने पूछा है कि भाई जातीय जनगणना क्यों ना हो, लेकिन कांग्रेस ने यह जरूर कहा कि इससे रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन अगर हम जान जाएंगे तो उस पर कुछ काम होगा और इससे फायदा मिलेगा। लेकिन इससे इतर केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, जहां पर खुद को रोके रखा है, उनकी भी जो गरिमा है, उन सवालों के इतर वो भी सोच रहे हैं कि आखिर जातीय जनगणना का क्या मतलब है, क्या मकसद है, सिर्फ पॉलिटिकल फायदा तो नहीं। तो ये सारे सवालों से ऊपर है जनता का सवाल। रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी, रोजी मिलेगी, तब तो भाई करवा लेते हैं। अगर नहीं कुछ मिलेगा तो रहने दीजिए इसको ठंडे बस्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।